अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो अरबिक रेस्पिरेशन की डिटेल्स को कंप्लीट करना है। उम्मीद है आप लोग जो है वो सारे 100% फोकस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों स्टार्ट होती है, आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस से। वैसे तो एनारोबिक और एरोबिक दोनों रेस्पिरेशंस ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस की डिटेल्स हमने जो है ना आज पढ़नी है। कल हमने सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन जो है वो देखा था कि किस तरह ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो टूटकर दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। अच्छा जी, तो किधर हैं जी आप लोगों के कमेंट्स? मुझे नज़र आ जाएं ताकि आप लोगों का मैं स्टार्ट करवाऊँ एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहला हमारा रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का है, जिसमें हम लोग ग्लूकोज को तोड़ के चेक करेंगे क्या बनता है और हमें क्या मिलता है, ठीक है। जिन लोगों ने सलाम किया इन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ले स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस जो है ये ग्लूकोज और उसके अलावा जो दूसरे हेक्सोज होते हैं उनकी ब्रेकडाउन को कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। हम इससे दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से और एंड करेंगे पायरुवेट पे, लेकिन इसके अंदर दो फेजेस इन्वॉल्व होंगी। पहली फेज को हम कहते हैं प्रेपरेटरी फेज, जिसके अंदर प्रेपरेशन होगी ग्लाइकोलिसिस की, और दूसरी फेज होगी पे ऑफ फेज, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं। तो दो फेजेस के अंदर ये काम होगा। मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेपरेटरी फेज लिखूंगा और उसके बाद मैं आगे पे ऑफ फेज मेंशन करूंगा, ठीक है। ले जी, पहली फेज है प्रेपरेटरी फेज, जिसमें प्रेपरेशन होगी, और दूसरी को हम पे ऑफ या ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगी वो आपने ध्यान से ऑब्जर्व करनी है कौन सी है, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा, ठीक है बेटे। नो मोर क्वेश्चन, फिलहाल आप लोग जो है ना इधर ध्यान देंगे। ग्लूकोज सबसे पहले आपका फॉस्फोरिलेट होगा। पहला स्टेप फॉस्फोरिलेशन का है। ये अगर ग्लूकोज के 6 कार्बन है, जो कि मैंने आपको बबल्स के जरिए बनाने सिखाए हैं, सबसे पहले ग्लूकोज फॉस्फोरिलेट होगा। फॉस्फोरिलेशन कैसे करेगा? ये हेक्सोकाइनेज के जरिए करेगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनेगा जी? ऐसे, ये देखें 6 कार्बन है और छठे कार्बन पे फॉस्फेट लग गया। ये फॉस्फेट कहां से आएगा? सबको पता है, ये फॉस्फेट एटीपी देगा। एटीपी जो कि हमारे पास मौजूद है, ये एटीपी फॉस्फेट देने के बाद एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फॉस्फेट मिल जाएगा ग्लूकोज को। इस काम में जो इन्वॉल्व है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। जो एंजाइम ये काम करवाता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। मीन 6 कार्बन वाले कंपाउंड पे ये एक्शन करता है और उसकी फॉस्फोरिलेशन करवाता है। सो एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ये काम एंजाइम के जरिए होता है। हर, आपको पता है, बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम के जरिए होता है। सो पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, जिसने फॉस्फोरिलेशन करवाई है, ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट लगवाया है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप के अंदर फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज के जरिए फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फर्क सबको पता है। फ्रुक्टोज ग्लूकोज का ही आइसोमर है। फर्क ये है, जो आपको चैप्टर नंबर 2 में समझाया था, ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज कीटो ग्रुप है, कीटो फंक्शनल ग्रुप रखता है। सो
इसमें भी सेम कार्बन होंगे लेकिन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदलेगा। सो हमारा जो मॉडल है वो चेंज नहीं होगा। इस काम को करवाया किसने है? फॉस्फो क्यों कहा? क्योंकि ये सबस्ट्रेट फॉस्फो रिलेटेड है। हेक्सो क्यों कहा? क्योंकि ये हेक्सोस है और ये करेगा क्या? आइसोमरिज्म कर रहा है। सो इसका नाम है आइसोमरेज। ये ग्लूकोज को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा है। सो एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज या फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। आइसोमर बनाएगा ग्लूकोज का। उसके बाद बच्चों, ये किसकी कॉल आई जा रही है? चलो हम इसको साइलेंट लगा देते हैं। हाँ जी बच्चों, फ्रुक्टोज बन गया। अब फ्रुक्टोज की दूसरी फॉस्फोरिलेशन होगी, सेकेंड टाइम फॉस्फोरिलेशन होगी, तो कार्बन नंबर 1 ऑफ फ्रुक्टोज पर भी फॉस्फेट आके लग जाएगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाएगा। चेक करें ऊपर वाले सबस्ट्रेट और इस प्रोडक्ट में फर्क क्या है। इसकी छठी कार्बन पे फॉस्फेट लगा है, जबकि इसकी छठी कार्बन के साथ साथ पहली कार्बन के साथ भी फॉस्फेट लगा हुआ है। ये तो आपको पता है कि नया फॉस्फेट एटीपी ही देता है। और इस काम को करवाने के लिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आएगा। सो काइनेज एंजाइम एक आपके लिए इंडिकेशन है फॉस्फोरिलेशन की। सो फॉस्फो, ठीक है, बल्कि फॉस्फो भी कह लें और फ्रुक्टो भी कह लें, क्योंकि ये ऐसी फ्रुक्टोज है जो फॉस्फोरिलेटेड है और इसकी हो क्या रही है? दोबारा फॉस्फोरिलेशन हो रही है। सो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है। सो बच्चों एक इंडिकेशन ये हुई, लिख लें कहीं पे आपको याद आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा कि जहां भी काइनेज आ रहा है, 2 मरतबा काइनेज आया, दोनों मरतबा काइनेज ने फॉस्फोरिलेशन करवाई है। एक मरतबा ग्लूकोज की करवाई है, उसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने करवाया, और एक मतलब फ्रुक्टोज की करवाई। फ्रुक्टोज चूंकि फॉस्फोरिलेटेड थी इसलिए फ्रुक्टोकाइनेज कहने के बजाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कहा। सो जो कुछ हो रहा है ना वही उसका एंजाइम का नाम बन जाता है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बाद क्या होगा? ये आप लोगों की क्या नाम है, कितने स्टेप कंप्लीट हो गए? 1 2 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। इसके बाद बच्चों एल्डोलेज एंजाइम आएगा। एल्डोलेज एंजाइम इसकी ब्रेक डाउन कर देगा, इसको 2 शुगर्स के अंदर तोड़ देगा। ध्यान से देखें, अभी आपके पास फ्रुक्टोज एक 6 कार्बन वाली शुगर है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली शुगर है। एल्डोलेज एंजाइम आएगा, एल्डोलेज एंजाइम, यहां पे एल्डोलेज एंजाइम आएगा और वो एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा? वो इसको दरमियान से तोड़ देगा। चेक करें, तोड़ दिया ना। तो यहां तो मैं ब्रेकडाउन नहीं दिखा रहा, इधर ब्रेकडाउन आपको दिखाऊंगा। तोड़ने से 2 ट्रायोसिस बनेगी। आप सबको पता है हेक्सोस जब टूटती है ना तो 2 ट्रायोसिस बनती हैं, मीन 2-3 कार्बन वाली शुगर्स बनती हैं। पहली का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। वैसे तो आपको मैंने डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन बनानी सिखाई हुई है, DHA, लेकिन ये चूंकि फॉस्फोरिलेटेड है, 3rd कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, सो इट इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये जो एसीटोन फॉस्फेट है इसको हम DHAP भी लिखते हैं, DHAP। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ठीक है जी। फॉस्फेट 3rd कार्बन पे है। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है वो एल्डिहाइड शुगर बनेगी, और एल्डिहाइड शुगर का नाम है ग्लाइसरैल्डिहाइड। सबको पता है ग्लाइसरैल्डिहाइड, ग्लाइसरैल्डिहाइड, लेकिन ये ग्लाइसरैल्डिहाइड फॉस्फोरिलेटेड है, इसकी 3rd कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। सो इसको भी हम क्या नाम देंगे? ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये वही वाली फॉस्फेट है जो हमें केल्विन साइकिल में भी मिली थी, G3P। अगर आपको याद हो या ना याद हो तो थोड़ा सा मुझे कमेंट में बताएं। क्या बच्चों आपको याद है G3P? ये वही वाली शुगर है जो आपको केल्विन साइकिल में आउटपुट के तौर पर मिली थी। याद करें, रिमेंबर और नॉट, ये वही G3P है। अब आप लोगों ने देखा कि देखे 6 कार्बन वाली शुगर फ्रुक्टोज 3 कार्बन वाली 2 शुगर्स में कन्वर्ट हो गई है। उनमें से एक शुगर
कीटो बनी है, कीटो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन ये बता रहा है कि ये कीटो शुगर है, और दूसरी शुगर एल्डिहाइड यानी एल्डो शुगर बनी है। सो एक बड़ी शुगर के टूटने से दो छोटी शुगर्स बनी है, और इसको किसने कैरी आउट किया? एल्डोलेज ने, एल्डोलेज ने कैरी आउट किया। अब क्या होगा? अब ये दोनों भी एक दूसरे की आइसोमर्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। जिस तरह ग्लूकोज और हेक्सोज एक फ्रुक्टोज आइसोमर्स हैं, ऐसे ही DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी एक दूसरे की आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं? ये भी ट्रायोज है, ये भी ट्रायोज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, बस ये कीटो है और ये एल्डो है। अब इन दोनों से आगे क्या होगा? अब क्या होगा? ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। और यहां पे जो एंजाइम यूज होगा इनकी आइसोमरिज्म में, दैट एंजाइम विल बी ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज या ट्रायोस फॉस्फो आइसोमरेज भी कह सकते हैं। ये यहां पे एक्ट करेगा, ठीक है, चेक करें। इसके नाम से ही क्या जाहिर हो रहा है कि ट्रायोस पे एक्ट करेगा, जो कि फॉस्फो रिलेटेड होगी पहले से, और ये उसका आइसोमर बना सकता है। मीन DHAP को जो प्रेपरेटरी फेज थी, इसके अंदर हमारे पास 3 कार्बन वाली शुगर तैयार हो गई है। अब इस 3 कार्बन वाली शुगर की हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होने जा रही है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं G3P से। G3P का नाम लिखते हैं जी यहां पे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया? ऐसे 3 कार्बन हैं और तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट जो है वो लगा हुआ है। अब इसने फर्दर प्रोसीड होना है और एसिड में कन्वर्ट होना है। तो लास्ट में मैं पहले से लिख देता हूं पारवेट या पायरुविक एसिड। अब मेरा नहीं ख्याल आपको पता नहीं होगा इस बारे में, मेरा नहीं ख्याल आपको पता नहीं होगा। हाँ जी, एक बात बताओ, ये है शुगर और ये है एसिड। शुगर को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, या सिंपली अगर मैं आपको कहूं, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? लास्ट टाइम केल्विन साइकिल में एसिड को हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था, शुगर में कन्वर्ट किया था, तो रिडक्शन हुई थी। अब क्या होगा? हम लोग बहुत समझदार इंसान है। अगर लास्ट टाइम याद है आपको, 3PG जो था एसिड था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उस एसिड को हमने शुगर में यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, तो हमने रिडक्शन की थी। अब क्या होगी? ऑक्सीडेशन। सो जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसको हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। सो बच्चों, मैं ऑक्सीडेशन करवाने लगा हूं, ठीक है। सर कैमरे को राइट पर घुमाए, नजर नहीं आ रहा। अच्छा बेटा घुमा देते हैं, परेशान बिल्कुल ना हुआ करें। ये घुमा दिया, चेक करें, ले जी घुमा दिया। करवाते हैं जी ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझने कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। क्या आप सबको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन? रिडक्शन के अंदर हमने गेन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा, तो यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगी डिहाइड्रोजिनेशन वाली। तो करवाते हैं जी डिहाइड्रोजिनेशन। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या करेगा? सबको पता है, ऑक्सीडेशन करेगा, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपकी बुक के मुताबिक जो क्या नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट को भी गेन करेगा मजीद, और वो कन्वर्ट होगा फॉस्फेट को गेन करके, फॉस्फेट गेन हुआ और उसके साथ हाइड्रोजन निकल गए। हाइड्रोजन मिल जाएंगे NAD को, जो कि NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन देने के बाद आपका एसिड तैयार है, और वो एसिड कौन सा होगा? दैट विल बी 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट। बल्कि उससे पहले
1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। अच्छा, ये बिसफॉस्फेट क्यों बनता है ये मैं भी आपको थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। इससे पहले कि ये बताऊं, आपको मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाएगा और पीछे रह जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसको हम जरा मॉडल डायग्राम के तौर पर भी देख लेते हैं। ये देखें, दोनों एंड पर फॉस्फेट लगे हुए हैं। एक तो दोनों एंड पर फॉस्फेट है और यहाँ पे एक फॉस्फेट अगेन रिमूव हो जाएगा और वो फॉस्फेट मिल जाएगा एटीपी को और वो एडीपी में एडीपी को और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी नेट प्रोडक्ट है एटीपी की। पहला एटीपी मॉलिक्यूल इस दौरान बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉस्फेट निकलना ही था तो आया क्यों? फॉस्फेट निकलना ही था तो आया क्यों? ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि एटीपी के अंदर फॉस्फेट जाना था तो ऊपर से फॉस्फेट क्यों आया? तो याद रखें, ये बिल्कुल सेम रिवर्स प्रोसेस है जो हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा। केल्विन साइकिल में 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है G3P के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये उसका रिवर्स है। सो जो एंजाइम क्या नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है ना, उसका सबस्ट्रेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ही है। अगर उसका सबस्ट्रेट नहीं ना होगा वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। लिहाजा एक फॉस्फेट लेके 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाना जरूरी है ताकि वो एंजाइम अपना सबस्ट्रेट बना ले। और वो एंजाइम्स कौन से हैं वो भी आपने नाम इनके याद करने हैं। जो ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की क्या नाम है ऑक्सीडेशन करवाता है उसको हम कहते हैं G3P डिहाइड्रोजिनेज। ये डिहाइड्रोजिनेज क्यों कहा मैंने? बिकॉज ये ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन को रिमूव करने वाली है। तो यहाँ पे NADH बना बाय गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इसने रिलीज किए हैं। सो हाइड्रोजन रिलीज करवाने वाला एंजाइम ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाने वाला जो एंजाइम है ये आपको पता है फिर अगेन फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करवा रहा है। जब भी फॉस्फेट ग्रुप की बात आती है ना तो काइनेज आ जाता है। तो यहां पे फिर से फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आके एक्ट करेगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया जब फॉस्फेट ग्रुप को देने की बात करवाई जाती है तो काइनेज एंजाइम आता है। यहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से लेके ग्लूकोज को दिया, काइनेज ने दिया। अब यहां पे फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोग्लिसरेट से लेके एटीपी को दिया, वापस कर दिया। सो एंजाइम काइनेज ही होगा। सो काइनेज अगेन आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि मैं फॉस्फेट को लेन देन करवाने में इन्वॉल्व हूं। किसको भाई? फॉस्फेट को लेन देन करवाने में इन्वॉल्व हूं। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जिसको हम 3PG कहते हैं ये कन्वर्ट होगा 2PG के अंदर। अब 2PG में बच्चे पता क्या समझते हैं? बच्चे समझते हैं कि 3PG के अंदर 3 फॉस्फेट थे और 2PG में 2 फॉस्फेट है। ऐसा नहीं है। आप मॉडल डायग्राम से समझें। ये 3rd कार्बन पर जो फॉस्फेट था ये 2nd कार्बन पे आके लग गया। इट इज नॉट द डिक्रीज ऑफ फॉस्फेट, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फॉस्फेट। जो 3rd पे था वो आके 2nd पे लग गया। और इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज है। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, म्यूटेज मीन वो चेंज करवा रहा है। म्यूटेशन का मतलब चेंज होता है ना, तो उसने प्लेस चेंज कर दी। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ने चेंज, म्यूटेज मीन चेंज कर दी। तो ये भी इंडिकेशन है। म्यूटेज मीन म्यूटेशन जो कि चेंज है। तो कार्बन नंबर 3 से फॉस्फेट उठकर कार्बन 2 पे आ गया। 2 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज ये इसी तरह ही है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जो एंजाइम है दैट इज इनोलेज। इनोलेज एंजाइम, इनोलेज एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनोलेज एंजाइम क्या करता है? फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कन्वर्जन के बाद बड़ा प्यारा स्टेप होगा, फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप निकलने के लिए फिर से काइनेज आएगा, फिर से काइनेज आएगा और ये बन जाएगा इनोल पायरुवेट। ये आपकी बुक में मिसिंग है लेकिन टेक्स्ट में लिखा हुआ है इनोल पायरुवेट। फॉस्फेट निकल गया, जब निकल गया तो क्या बचा? इनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जिसको हम पेप कहते हैं,
पीईपी पेप, ठीक है, पेप कहते हैं। पेप में से पी निकल गया तो एप बच गया ना, और काम कौन करेगा? पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। और इवेंचुअली ये एंजाइम इसको मुकम्मल पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। सो पायरुविक एसिड की आयोनाइज फॉर्म यहाँ पे मेंशन है, तो हम भी पायरुवेट ही लिखेंगे। सो जहां जहां फॉस्फेट का लेन देन हुआ वहां वहां काइनेज है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप गया, कहाँ गया? हमने इसको कहीं जाने नहीं देना, हमने इसको एडीपी में लगा देना है। एडीपी जब फॉस्फेट ग्रुप गेन करेगा बाय द हेल्प ऑफ काइनेज, तो वो एटीपी बना देगा। ले स्टूडेंट, दिस इज योर सेकंड एटीपी विच इज फॉर्म हेयर बाय द हेल्प ऑफ काइनेज। 2 एटीपी बने एक G3P से। इसके बाद एक और G3P भी था जो DHAP से कन्वर्ट हुआ था। सेम यही वाला काम यहां पर भी होगा। सेम इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। सेम इसी तरह का NADH यहां पर बनेगा, सेम एटीपी एक यहां बनेगा और सेम एटीपी एक यहां बनेगा। सो टोटल आपका जो आउटपुट है बच्चों, वो नोट कर लें। 2 NADH बने, 2 NADH आपके बन गए, ठीक है। और 2 NADH के अलावा 4 ATP बने, लेकिन 4 ATP में से नेट ATP कितने बचे? 2 क्यों बचे? बिकॉज यहाँ पे 2 फॉस्फेट इस्तेमाल हुए थे, एक ये एटीपी इस्तेमाल हुआ है और एक ये एटीपी इस्तेमाल हुआ है। 4 बने हैं टोटल, 2 निकल गए, तो आपके पास ग्लाइकोलिसिस के नेट एटीपी 2 एटीपी आते हैं, जो बहुत मशहूर एमसीक्यू है। ये बात आप लोग याद कर लें, ठीक है। 2PG से वाटर रिमूव नहीं होगा? यस होगा। अच्छा, ये बात आप लोगों को खुद भी वजह समझ आ गई होगी कि फॉस्फोग्लिसरेट में ऐसा क्या होगा कि वो इनोल पायरुवेट बन जाएगा। तो याद रखें, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर के निकलने से फॉस्फो इनोल पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है। कुछ बातें बुक में क्लियरली लिखी होती हैं। सो बच्चों, दिस इज योर ग्लाइकोलिसिस। हम अपना टारगेट अचीव कर चुके, हम ग्लूकोज से शुरू हुए और पायरुवेट तक पहुंच गए। अब इसका सीधा सीधा इक्वेशन अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि 2 NADH मिलेंगे हमें, ठीक है, और 2 NADH2 जिसको हम कह रहे थे, उसके साथ हमें 2 ATP भी मिलेंगे, ठीक है। ये वाला रिएक्शन अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ये वाला रिएक्शन होगा कल। C6H12O6 C3H4O3, ये आपका कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज किसके अंदर? पायरुवेट में। तो साथ में आपको मैंने कहा था कि इसके 2 NAD, ठीक है, 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये NADH2 बेसिकली कैसे होते हैं? ये NADH+H की फॉर्म में होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। तो लेकिन साथ में ये भी बताया आपको कल, ये साथ में बताना था कि यहाँ पे 2 ATP भी बनते हैं, 2 ATP कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ATP में, ठीक है। नेट एटीपी हमारे पास 2 ATP आते हैं जो 2 ATP से बनते हैं। तो ये इक्वेशन कल पढ़ी थी, आज उसके हमने एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज ऑल अबाउट। सर ATP पेप पी नहीं बनाएगा? हैं, ये क्या क्वेश्चन है बेटे? सर ATP पेप पी नहीं बनाएगा? पेप पी क्या क्वेश्चन पूछा बेटे आपने? किसकी बात कर रहे हैं कि जो पेप से पी निकल जाएगा वो ATP बनाएगा? जी बिल्कुल, वही बनाएगा, और वो फिर एप में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप का पी निकल गया तो एप बच गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर का मैसेज करें जल्दी से बच्चों। क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चों, बताओ जल्दी से। शाबाश, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब पायरुवेट को आगे लेके चलेंगे हम, ठीक है। लें बच्चों, पायरुवेट को आगे लेके चलेंगे। अब पायरुवेट ने क्रैब साइकिल में दाखिल होना है। क्रैब साइकिल कहाँ पे है जी? ये है, ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट दाखिल होना चाहता है, लेकिन जब ये दाखिल होगा ना तो ये क्रैब साइकिल में एंटर नहीं हो पाएगा। क्रैब साइकिल आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। उसके दाखिल होने से पहले पहले ये क्या होगा? सर पेप कौन सा एंजाइम होगा? इनोलेज। इनोलेज लिखा तो था बेटे, ध्यान से देख लिया करें, इनोलेज। ले बेटे, पायरुवेट क्या करेगा? पायरुवेट काइनेज नहीं बेटे, पायरुवेट काइनेज नहीं है, इनोलेज है, ठीक है।
सॉरी, ठीक है, पायरुवेट काइनेज ही है। इनोलेज तो उससे पिछले स्टेप का था, ठीक है। ये जो पेप2 पायरुवेट है ना, पेप2 पायरुवेट इस ये डायरेक्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है और उसका एक ही एंजाइम होता है, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। इनोलेज नहीं है, वो गलती से निकल गया, पायरुवेट काइनेज ही है, ठीक है। पायरुवेट टू एप और फिर अगेन पायरुवेट, पूरा ये सारा प्रोसेस एक ही स्टेप में मेंशन है आपका और उसमें एक ही एंजाइम है, पायरुवेट काइनेज। यस, पायरुवेट काइनेज। ले स्टूडेंट्स, हियर इज द पायरुवेट। अगर मैं पायरुवेट को ऐसे बनाऊं आपके सामने, CH3COCOOH, बच्चों ये पायरुविक एसिड है। ये क्या है जी? पायरुविक एसिड है। याद रखें, ये हमारा पायरुविक एसिड है। इस पायरुविक एसिड से क्या क्या होना है? सेकेंड स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन तब से पहले होगी तो पायरुवेट जो है ना वो एंटर हो सकेगा किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ रही है कि ये मैं लेक्चर पढ़ाऊंगी हमसे। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, ये क्या बना आपके सामने? खुद ही बता दें देख के। बेटे ये जोंग शोंग की बातें ना करें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट फेयर। ये बताएं बेटे ये क्या है? हाँ जी, कोई बताएगा ये क्या है? हाँ जी, कोई नहीं बताएगा है? बेटे जल्दी से बता दो ये क्या है? ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ये क्या है? व्हाट इज दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुवेट का फॉर्मूला है C3H4O3। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले निकल जाएगी। दिस इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सबसे पहले क्या कहेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट के अंदर, ठीक है। तो एसीटेट को मेंशन करते हैं CH3COO, ये H बच गया। ये H जो है ना ये एसीटेट है, ये H के साथ ये एसीटेट है और इसके अंदर अब 3 नहीं बल्कि 2 कार्बन हैं। चेक करें, 1 और 2, 3 कार्बन वाला कंपाउंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके 2 कार्बन वाले एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अब एसीटेट की आगे से होगी डी हाइड्रोजिनेशन या मजीद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी। इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी? ये हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। जब ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा ना स्टूडेंट्स, तो ये बॉन्ड खाली हो जाएगा। ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, हाइड्रोजन गया। कहाँ जाएगा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बच्चों NAD को मिल जाएगा और NAD अगेन कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, ठीक है। ये क्या हुई? ऑक्सीडेशन। एसीटेट की फिर क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइलन। ये एसिटाइल ग्रुप बन चुका बच्चों। ये क्या अब? एसिटाइल है। अब एसिटाइल क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ए के साथ। कोएंजाइम ए के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए का कंप्लीट फार्मूला मैं मेंशन करता हूं, CH3COO। ये है ना कोएंजाइम ए बेटे, ये होता है, ठीक है। एस के साथ ये अटैच होता है। सल्फर जो है ना वो उसको एंजाइम को अटैच करता है और सल्फर के साथ आगे को लगा होता है। सल्फर इसके साथ 2 बॉन्ड पूरे करके एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। सो बच्चों दिस इज व्हाट? दिस इज एसिटाइल को एंजाइम ए। चेक करें, एसिटाइल को एंजाइम ए। ये आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली आप ऐसे लिख सकते हैं। सो एक्चुअली को एंजाइम ए का कंप्लीट जो फार्मूला होता है वो सल्फर के साथ अटैच होता है। तो सल्फर के 2 बॉन्ड बनते हैं।
सो सिंपल सल्फर का एक बॉन्ड कोएंजाइम के साथ है, दूसरा इसके साथ जो खाली था वो अटैच हो गया। सो दिस इज स्टूडेंट्स एसिटाइल कोएंजाइम है। इज इट क्लियर? यहां पे क्या क्या हुआ है, यहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, हाइड्रोजन निकल गए, दो चीजें गई हैं, और आई क्या है, कोएंजाइम है। ये आपके एसिटाइल के साथ मिल जाएगा और ये एसिटाइल कोएंजाइम ये बना देगा। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन। सबसे ऊपर ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, एसिटेट 2 वाला है, और एसिटाइल भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है। सो 3 कार्बन कंपाउंड कभी भी एंटर नहीं होता क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 कार्बन वाला कंपाउंड एंटर होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हाउ कोएंजाइम रिएक्ट्स विद एसिटाइल। आज आपको ये भी पता चल गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को पहली मर्तबा। एक पायरुवेट 2 एसिटिक एसिड देगा? नहीं बेटे, एक ही एसिटिक एसिड देगा। एक पायरुवेट में 3 कार्बन है, तो वो 2 एसिटिक एसिड कैसे दे सकता है? एक एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, ये तो बढ़ जाएंगे ना। सो एक पायरुवेट 1 कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ये 1 एसीटेट देता है। ये मेंशन कर ले एमसीक्यूज के अंदर। एक पायरुवेट आपको क्या क्या देगा? 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 एसीटेट और 1 NaDH। ये 3 चीजें आपको पायरुवेट देगा, और फिर ये देने के बाद एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एसिटेट फिर एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेंशन कर लिया बच्चों, ये आपका एमसीक्यू में आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इससे स्टार्ट करेंगे आगे। ये वाला जो कंपाउंड है एसिटाइल को एंजाइम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में से जाएगा, और मेम्ब्रेन में से जाने के बाद ये क्या करेगा? कन्वर्ट हो जाएगा। जो क्रेब्स साइकिल के जो क्रेब्स साइकिल के अंदर पहला सबस्ट्रेट होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पहला। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल वो कौन सा होता है वो भी हम चेक करते हैं। सो हमारे पास क्या है ये मेंशन कर लें, एसिटाइल को एंजाइम ए। इस एसिटाइल को एंजाइम ए में 2 कार्बन हैं, सबको पता है। नाउ इट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ इट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए यहां पे पानी का मॉलिक्यूल आएगा, एक पानी का मॉलिक्यूल आएगा यहां पे, और पानी आने से क्या होगा, जो एसिटाइल को एंजाइम ए का को एंजाइम है ना वो वापस चला जाएगा। कैसा? ठीक है, ये बच्चे अक्सर जो है ना वो मिस कर देते हैं। एसिटाइल को एंजाइम ए जब एंटर होता है, इस तरह था ना एसिटाइल को एंजाइम है CH3CO, बल्कि इसको ऐसे लिख लें COS ये आपका एसिटाइल को एंजाइम है। यह क्रेब्स साइकिल में जब एंटर होता है तो एक अदद आपको प्रीकर्सर मिलता है, पहले से मौजूद प्रीकर्सर यहाँ पे 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसीटेट है। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जब 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन के अंदर एक अदद पानी का मॉलिक्यूल आता है। पानी के आने से जो कोएंजाइम ए है वो निकल जाता है। इसका मतलब कोएंजाइम ए के अचार डालने आया था। आपको क्या लगता है, अगर कोएंजाइम ए ने जाना ही था तो आया क्यों था? हाँ जी, इसको हम कंप्लीट कोएंजाइम SH भी लिख सकते हैं, CoASH, क्योंकि सल्फर का जो ये वाला बॉन्ड है ये हाइड्रोजन लग के पूरा होगा। ठीक है, या अगर आपको मैं डिटेल से बताऊं, CH3 ऐसे है ना, ये चेक करें, ये ऐसे है ना कोएंजाइम ए। जब वाटर आएगा, वाटर में 2 चीजें होती हैं H और OH, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, CH3COOH इसके साथ आके लग जाएगा, ये प्रॉपर एसिटिक एसिड बन गया CH3COOH, और जो H था वो कोएंजाइम ए के साथ लग गया HSCoA, जिसको हमने CoASH भी लिखा है। ठीक है, तो H और OH क्या करेंगे, H और OH जो है ना वो एसिटिक एसिड प्रॉपर बना देंगे, और जो कोएंजाइम ए आया था वो वापस पीछे चला जाएगा। सो ये क्या करने आया है, सबको पता है बच्चों, जो कोएंजाइम ए होता है ना, कोएंजाइम कोई भी हो, वो एंजाइम की हेल्प के लिए आता है। जहां पे एंजाइम अकेला अपना काम ना कर पा रहा हो, वहां पे बच्चों फिर आपको पता है कोएंजाइम उनकी हेल्प के लिए आते हैं।
कोएंजाइम को फैक्टर्स की एग्जाम्पल में आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है और इसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। ये सिट्रेट सिंथेटेज इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे सिट्रेट बनेगा। सिट्रेट 6 कार्बन वाला होगा, क्यों? क्योंकि 4 कार्बन इसके हैं, 2 कार्बन इसके हैं, तो 2 वाला और 4 वाला मिलकर 6 कार्बन वाला सिट्रेट बना देंगे। सो एंजाइम के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंजाइम सिट्रेट सिंथेसाइज करेगा। सिट्रेट को फिर इसके आइसोमरेज में कन्वर्ट किया जाएगा, आइसोमरेज में जिसको हम आइसोसिट्रेट कहते हैं। उस काम के लिए हाइड्रेशन होगी, ठीक है। पहले डिहाइड्रेशन और फिर हाइड्रेशन, 2 काम एक साथ होंगे और दोनों काम होने के बाद ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी 6 कार्बन वाला है। सो आइसोमर जो एक दूसरे के होते हैं उनमें कार्बन का नंबर तब्दील नहीं होता। आइसोसिट्रेट अब क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा और हाइड्रोजन भी रिलीज करेगा। अब वक्त आ गया जी ऑक्सीडेशन का और डीकार्बोक्सिलेशन का। 2 काम एक साथ होंगे। पहला काम तो आपको मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से 1 कार्बन कम हो जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में चला गया, और हाइड्रोजन रिलीज होंगे। हाइड्रोजन रिलीज होने से क्या होगा? NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। ये जो हाइड्रोजन मिले ये इसने आइसोसिट्रेट से लिए हैं, ये लेने से ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में 5 कार्बन होंगे। 5 क्यों हो गए? 1 कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गया। यहां हुआ क्या? एक्चुअली 2 काम हुआ। एक तो डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, और दूसरी चीज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। कौन सी वाली? वही जो मैंने पहले बताई, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन वाली। तो इसके अंदर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो भी कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये सारे एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होंगे। यहाँ पे जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। सो डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं ना, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। सो एंजाइम का नाम भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की एक मर्तबा फिर यही काम होगा, सेम यही काम होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट के अंदर। सेम यही काम का मतलब है रिपीट में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, मीन अगेन डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी, और अगेन हाइड्रोजन भी निकलेंगे, और वो हाइड्रोजन फिर से NAD को मिल जाएंगे, और NAD ये हाइड्रोजन लेकर NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड टाइम ऑक्सीडेशन हुई है। सो मैं यहां पे रिपीट लिख देता हूं। एंजाइम फिर से वही है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। सो यहाँ पे जहां भी ऑक्सीडेशन होगी एंजाइम यही होगा, डिहाइड्रोजिनेज। जो सबस्ट्रेट है उसका नाम साथ में लगा देंगे। जैसे ये था आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इस दौरान एक ATP भी बनेगा। क्यों बनेगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, बिकॉज ये जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना तो इनकी एनर्जी भी लूज हो रही है, तो यहाँ पे एक ATP भी बनेगा। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। सक्सीनेट की अगेन ये सक्सीनेट बन गया। यहाँ पे अब 4 कार्बन बचे हैं बच्चों, 4 कार्बन। 5 से मजीद 1 कार्बन निकल गई तो 4 बच गए। सक्सीनेट की 1 टाइम अगेन ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन नहीं बाज आ रही बच्चों। अब जब ऑक्सीडेशन होगी अगेन हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे। अब वाले हाइड्रोजन मिलेंगे FAD को, और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन। कौन सी वाली? डिहाइड्रोजिनेशन वाली। अगेन ऑक्सीडेशन। यहाँ रिपीट इसलिए लिखा, यहाँ पे 2 काम इकट्ठे दोबारा हुए हैं, ऑक्सीडेशन भी हुई और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई। लें जी, इसके बाद सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट के अंदर। जब ये डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगी तो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड अभी नहीं निकली तो 4 कार्बन एज इट इज मौजूद है। फ्यूमरेट फिर अगेन पानी को गेन करके मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
इट विल गेन वाटर एंड कन्वर्ट्स इनटू मैलेट। मैलेट की वन एंड लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन होगी, लास्ट ऑक्सीडेशन से अगेन NAD कन्वर्ट होगा NADH में। सो एक NADH, दो NADH और तीन NADH, तीनों मर्तबा ऑक्सीडेशन कौन सी हुई है? डिहाइड्रोजिनेशन वाली। और ये जो ऑक्सीडेशन थी, ऑक्सीडेशन नंबर 4, ये भी डिहाइड्रोजिनेशन है। तीन मर्तबा ऑक्सीडेशन होने से NADH बना है और एक मर्तबा ऑक्सीडेशन होने से FADH2 बना है। सिट्रेट से वाटर रिमूव होते हैं, सो सिस एकोनिटेट। बेटे ये फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में नहीं लिखा हुआ। सो आप अगर करना चाहते हैं तो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो बच्चों ये सारे एंजाइम थे जो कि डिहाइड्रोजिनेस की कैटेगरी से ताल्लुक रखते थे। बाकी फ्यूमरेज से मैलेट बनने वाला जो एंजाइम है वो हाइड्रोजिनेज नहीं है, वो फ्यूमरेज है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। सो हमारे पास क्या आया? क्रेब्स साइकिल का आउटपुट क्या है बच्चों? एक क्रेब्स साइकिल, एक एसिटाइल को एंजाइम ने हमें क्या दिया है? हमें दिया है जी 2 मरतबा कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, 2 मरतबा कार्बन डाइऑक्साइड मिली है और 1 मरतबा ATP मिला है, 1 मरतबा ATP मिला है, ठीक है। और 3 मरतबा NADH मिले हैं, 3 मरतबा NADH मिले हैं और 1 मरतबा FADH2 मिला है। ये हमारी आउटपुट है। लेकिन ये आउटपुट 2 से मल्टीप्लाई होगी। 2 से मल्टीप्लाई क्यों होगी बच्चों? बिकॉज 2 पायरविक एसिड हमने बनाए थे ग्लूकोज से। अगर आपको याद हो, ग्लूकोज एक नहीं बल्कि 2 पायरवेट में कन्वर्ट होता है। अगर एक पायरवेट के क्रेब्स साइकिल से ये सारा कुछ बन रहा है तो दूसरे पायरवेट से भी यही सारा कुछ बनेगा। सो 2 से मल्टीप्लाई लाजमी करना है। यानी क्रेब्स साइकिल जो ग्लूकोज की मदद से आपको मिलेगा उसमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH2 मिलेंगे। सर फ्यूमरेट एंड सक्सिनेट एक दूसरे के आइसोमर्स है? नहीं बेटे, सक्सिनेट और फ्यूमरेट आइसोमर्स बिल्कुल नहीं है। बिकॉज सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन हो चुकी हुई है, हाइड्रोजन निकल चुके हुए हैं और वो FAD को मिल चुके हुए हैं, दे आर नॉट, ठीक है। लें जी, अब इसको याद करने का फार्मूला मैंने पिछली वाली सेशन में बताया था। आपने याद कैसे करना है? O से आप लिखें ऑन, ठीक है। C से आप लिखें चीक्स। ये मुताहर ने मुझसे पहले लिख दिया, लगता है उसने वहां से लिख दिया, ठीक है। बेटे चेक नहीं होता, चीक होता है। ज्यादा एफिशिएंसी मारने के चक्कर में अपनी बेइज्जती ना करवाएं। आइसोसिट्रेट के आई से बनेगा आई, ऑन चीक्स आई। कीटोग्लूट्रेट के के से बनेगा किस, ठीक है, किस। और सक्सिनेट से बनेगा स्वीट। आपका फार्मूला गलत है और गंदा भी है। फ्यूमरेट से F से बनेगा फादर और मैलेट के M से बनेगा मदर। अब आपको याद करने में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। ऑन चीक्स आई, किस, स्वीट, फादर, मदर। ये सारे लोग कमेंट करें जल्दी से। ऑन चीक्स आई, किस, स्वीट, फादर एंड मदर, ठीक है बेटे। वो वाला जो है ना वो जरा गंदा हो जाएगा, ये वाला करें। ऑन चीक्स O से ऑक्सैलो एसीटेट, चीक्स के C से सिट्रेट, आई से आइसोसिट्रेट, के किस के से कीटोग्लूट्रेट, स्वीट के S से सक्सिनेट, फादर के F से फ्यूमरेट, मदर के M से मैलेट। इसका मतलब फादर ने मदर को पानी पिलाया, चेक करें पानी आ रहा है ना, फादर ने मदर को पानी पिलाया, ये इंडिकेशन हो गई आपकी। हाँ जी, तो कितनी मरतबा बच्चों हुई है ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल में? 4 मरतबा। 4 मरतबा जो है ना वो ऑक्सीडेशन हुई है, ये भी MCQ में याद रखें। और 2 मरतबा डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। ले स्टूडेंट्स,
हमारे पास आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट किसी ने लेना तो वो ले लो, मैं 1 मिनट के लिए इधर हो गया हूँ, इतनी देर में लिया जाएगा, आप रिपीट में भी ले सकते हैं। ये सारे एमसीक्यूज जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं, बोले हैं, वो आपने याद करने हैं। ले स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के बाद तीसरी चीज जो हमने खत्म किया वो करेब्स साइकिल थी। हमें करेब्स साइकिल से क्या क्या मिला, ये कुछ मिला जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक पायरुवेट के करेब्स साइकिल से, यानी एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमें ये मिला, और 2 से क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स क्या समझ आ गई, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? सर सिट्रेट के बाद सिस एकोनिटेट नहीं आता बेटे, आता है, पंजाब की बोर्ड में वो नहीं है इसलिए मैंने नहीं करवाया, आप कर लें, कोई मसला नहीं है। जिनको एकोनिटेट का पता है ना, इसका मतलब उनको वो पता भी है कैसे आना है। जिनको नहीं पता उनकी ज्यादा माइंड को मैंने डाइवर्ट होने से रोक दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो कैसे है, एक मरतबा डिहाइड्रेशन होगी, एक मरतबा हाइड्रेशन हो जाएगी, सो वो कोई इतना बड़ा रोला नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूं मैंने एकोनिटेट क्यों नहीं करवाया। ये देखें, एकोनिटेट करवाने का फायदा आप लोगों ने खुद बताना है। सिट्रेट एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है पानी के रिमूवल से, पानी चला गया, जब पानी वापस आएगा तो ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे बताओ कोई फर्क पड़ा? पानी गया, पानी वापस आ गया, बताओ। ये लिख लें, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो लिख लें। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता कैसे है? सिट्रेट से पानी निकल जाता है ना, तो एकोनिटेट बन जाता है। कोनिटेट में पानी वापस आता है तो आइसोसिट्रेट बन जाता है। तो जब पानी जाकर वापस आ रहा है तो फायदा, एक बारी पानी गया, एक बारी पानी ले लिया। इसका मतलब नहीं हुआ आपने किसी को गुलाब जामुन दिया और जब वो खाने लगा आपने उससे वापस ले लिया, लो मुझे दे दो। या जब छोटे बच्चों के साथ कहते हैं ना, बेटे आ करो, ये लो, खाओ खाओ खाओ, नहीं नहीं खुद खा लिया, ये काम हुआ। सो आपने याद करना तो कर लें, ठीक है। ऑफ कोर्स इट रेड इज सुपर फनी। हाँ बेटे बिल्कुल फनी वाला काम ही किया उसने, पानी दे के पानी वापस ले लिया, ठीक है बेटे। हमेशा 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, NAD अकेला आमतौर पे नहीं होता, वो NADH प्लस H की शक्ल में होता है। मैंने आपको बताया भी हुआ है, इस शक्ल में होता है, ठीक है, इसलिए वहां भी यही है। चलें, मुझे ये बताएं कि आपको ये समझ आ गई हम आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद 2 विद द आउटपुट ऑफ करेब्स साइकिल, वाई? जल्दी बताओ बच्चों, वाई क्यों कर रहे हैं? शाबाश बच्चों, इसका मतलब आप सबको पता चल गया 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। हमारे पास अब मेन चीज क्या है? ATP, वी नीड ATP, वी नीड ATP। हम एरोबिक रेस्पिरेशन से ATP बनाना चाहते हैं, लेकिन जो NADH और FADH2 है, ये कहाँ पे किस वजह से बन गए? हम इनसे भी ATP बनाएंगे। सो आज का आखिरी जो हमारा मेन कंसर्न है वो ATP बनाने के साथ है। हम NADH और FADH2 की एनर्जी को इस्तेमाल करके रेस्पिरेटरी चेन के जरिए ATP बनाएंगे। ये रेस्पिरेटरी चेन आपको कहाँ मिलेगी? ये मैं आपको बता दूं, ये आपको मिलेगी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इनर मेम्ब्रेन भी बिल्कुल वैसे ही होती है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये रेस्पिरेटरी चेन मौजूद है। सारे कैरियर्स जो मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम केमियोस्मोसिस फोटोसिंथेसिस वाली करवाई थी, सेम वैसी केमियोस्मोसिस अब इधर भी होने जा रही है, ठीक है। वहां भी हमने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन्स के जरिए क्या बनाए थे? ATP। यहां भी हम NADH और FADH2 के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हाइड्रोजन पंप्स होंगे और हाइड्रोजन के जरिए फिर एनर्जी बनेगी। सो एनर्जी का लेवल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये लो टू हाई लेवल है एनर्जी का, जैसे हमने उस वक्त स्टडी किया था। और हम इस वक्त मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो आपका NADH है इसको लिया जाएगा, ये NADH है। NADH को आपको मैंने बताया प्लस H, NADH प्लस H, ये ऐसे होता है। इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा,
और इससे 3 चीजें बनाई जाएंगी। NAD अलग हो जाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, बीच में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी का लेवल इतना है, चेक करें, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स NADH जब दे देगा ना तो हम कहेंगे NADH की ऑक्सीडेशन हो गई है। और ये काम कहां होगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, जिसको क्रिस्टा कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे बाय द सीरीज ऑफ कैरियर्स। पहला कैरियर होता है कोएंजाइम Q, कोएंजाइम, वैसे इससे पहले भी होते हैं कैरियर, लेकिन वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। कोएंजाइम Q विल रिसीव दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जैसे कोएंजाइम ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, कोएंजाइम की रिडक्शन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ जाएंगे। जिस वक्त वो NADH का हिस्सा थे वो हाई एनर्जी पे थे, जब वो निकल कर कोएंजाइम के पास गए तो उनके एनर्जी लेवल में कमी आ गई। इस एनर्जी लेवल में कमी के 22 ATP बनेगा और वो आपको सबको पता है ADP से बनता है। सो पहला ATP यहां बन गया। देखिए एनर्जी लेवल इतना कम हुआ है। यहां आपको मैं अगर शॉर्टकट बताऊं तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की है कोएंजाइम Q तक पहुंचने के लिए, और वो एनर्जी ATP बनाने में इस्तेमाल हो गई। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम्स की सीरीज को मिलेंगे। साइटोक्रोम B को मिलेंगे सबसे पहले। इसका एनर्जी लेवल कोएंजाइम Q से ज्यादा कम नहीं है, लिहाजा यहां पे कोई ATP नहीं बनेगा। कोएंजाइम B से ये इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B को मिले तो वहां से साइटोक्रोम C को मिलेंगे। साइटोक्रोम C को जब ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो देखिए एनर्जी लेवल काफी डाउन हो गया है। अब ये एनर्जी लेवल काफी डाउन होने की वजह से एक और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 7.3 किलो कैलोरीज अगेन रिलीज हो चुकी हुई है। ये इलेक्ट्रॉन्स अब साइटोक्रोम B से इसको मिल गए। कैसे? इसकी हुई ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी हुई रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को मिलेंगे, सॉरी साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 को मिलेंगे। ये 4 साइटोक्रोम की सीरीज है। सो इनको याद करने का फॉर्मूला क्या है? BCAA3, यहां लिख देता हूं BC, ठीक है, BCAA3, ये याद कर लें। साइटोक्रोम A3 तक पहुंचते तक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अभी इतनी रिलीज नहीं हुई कि उनसे ATP बनाया जा सके। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलेंगे? फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और उन फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन जो है ना वो गेन करेगी। ऑक्सीजन का एक एटम यानी हाफ मॉलिक्यूल प्लस ये वाले हाइड्रोजन भी यहां से घूमते घूमते यहां आ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन भी आ जाएंगे, ये ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे और ये क्या बन जाएगा? सबको पता बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को रिसीव करती है और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। इस दौरान एनर्जी अगेन इतनी रिलीज हो जाती है कि तीसरा ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब एक NADH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की इतनी एनर्जी होती है, यूं कह लें कि 7.3 किलो कैलोरीज को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तकरीबन इतनी, राउंड अबाउट इतनी निकलती कि 3 दफा ATP बन जाता है। ठीक है, तो हर NADH, यहां पे मैं लिख देता हूं, हर NADH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स 3 ATP आपको बना के देंगे। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि NADH ATP में कन्वर्ट होगा। नो 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 नो, NADH ATP में कन्वर्ट नहीं होता, NADH NAD में कन्वर्ट होता है। इससे निकलने वाले हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स वो ATP बनाने में काम आते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहां आ चुकी है। इस हाई लेवल से लो लेवल तक आते आते इलेक्ट्रॉन्स मच ऑफ द एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन यह प्रोसेस चलता वैसे ही है जैसे केमियोस्मोसिस है। कैसे भाई? अगर आपको मैं मेम्ब्रेन दोबारा बताऊं, ये वाली जिस मेम्ब्रेन में कैरियर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये कैरियर्स हैं, ये कैरियर है, ये कैरियर है,
ठीक है, ये सारे कैरियर मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये कैरियर्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके आगे लेके जा रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले, इसको मिले, इसको मिले, इसको मिले, इसको मिले, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते जा रहे हैं और एंड पे एक F1 पार्टिकल आपको पता है यहाँ पे लगा होता है, F1 पार्टिकल। वो F1 पार्टिकल बेसिकली एटीपी सिंथेज होता है, एटीपी सिंथेज। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट होता है, इसको F0 कहते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुआ होता है, और ये वाला पार्ट नीचे वाला ये F1 होता है। ये वही काम करता है जो एटीपी सिंथेज ने किया था। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हाइड्रोजन को पंप किया जाता है और ये इस जगह पहुंचा दिए जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। सबको पता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये हाइड्रोजन जब डिफ्यूज होते हैं वापस एटीपी सिंथेज के जरिए तो एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। सेम वही प्रोसेस, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन पंप होंगे और हाइड्रोजन अब एटीपी सिंथेज F1 पार्टिकल के जो है ना वो वाला काम कर रहा है, और डिफ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे एटीपी बनेंगे। ये हाइड्रोजन जब वापस आएंगे ना सिर्फ ये एटीपी बनाएंगे, बल्कि ये हाइड्रोजन्स, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल भी बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नीचे, हाइड्रोजन भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, ये तीनों चीजें इधर ही मौजूद हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल बनता चला जाएगा। सो ये मेम्ब्रेन क्रिस्टा है जो मैंने ये वाली आपको दिखाई, ठीक है। ये वाली मेम्ब्रेन आपको मैंने दोबारा HDO बना के दिखाई। सेम केमियोस्मोसिस का प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। पी कहां से आएगा बेटे? पी भी इधर ही घूम रहा होता है, हर सबस्ट्रेट इधर घूम रहा होता है। एडीपी घूम रहे होते हैं, फॉस्फेट घूम रहे होते हैं, हाइड्रोजन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। सो दे आर रैंडम, दे आर इन रैंडम मूवमेंट। सो केमियोस्मोसिस टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको दोबारा इसलिए बता दिया ताकि आपको याद ध्यान नहीं हो जाए, लेकिन मैंने तो आपको ये उस वक्त बड़ी अच्छी एक्सप्लेन कर दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को पंप करेंगे और हाइड्रोजन फिर दोबारा डिफ्यूज होंगे F1 पार्टिकल की मदद से, वो एटीपी बनाएंगे और ये हाइड्रोजन फिर जाया नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे। सो देखिए, एक NADH3 एटीपी बना के दे रहा है और पानी बना के दे रहा है। साथ ही FADH2 भी यही काम करता है, लेकिन FADH2 की एनर्जी का लेवल इतना हाई नहीं होता, इससे FAD अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अलग, इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का लेवल कम होता है। सो ये पहले वाला एटीपी नहीं बनाता। सो हर FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। कौन से वाले? एक ये वाला और एक ये वाला। पहला एटीपी FADH2 नहीं बनाता बिकॉज FADH2 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, ठीक है। केमियोस्मोसिस की डेफिनेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय पंपिंग एंड डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलें बेटे, ये करवाना जरूरी था ताकि आपको सारी चीजें एक साथ में समझ आ जाएं, ठीक है। अब अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरा लेक्चर शाम को रिपीट में लाजमी सुने, ठीक है। ये शकीला का मैसेज आया कि आप वो स्पीड से पढ़। बेटे ये स्पीड नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं, जो बड़े बड़े इदारे एंटी टेस्ट पढ़ाते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक लेक्चर में पढ़ाते हैं। ये मैं तो इतना आस्ता पढ़ा रहा था, ये इकट्ठे पढ़ाने जरूरी थे ताकि हम सारा प्रोसेस एक लेक्चर में समझे। सो हम आज फाइनली कहाँ पहुंच गए हैं? हम फाइनली C6H12O6 से प्लस ऑक्सीजन, ये जो फाइनल ऑक्सीजन है ना, ये वाली ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये वाटर बना है और साथ में एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बना चुके हैं। 36 एटीपी भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आप दोबारा से क्या नाम है, रिपीट में ये लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। सो जिसको प्रॉब्लम है, एक दो बच्चों को ये जो कह रहे हैं ज्यादा पढ़ाया, सो वो शाम को ये वाला लेक्चर दोबारा सुन लें, जितनी मर्तबा चाहें सुन सकते हैं, वहीं पढ़ा हुआ, ये आपके लिए आसानी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो इक्वेशन बनी फाइनल NADH के जरिए, अगर NADH की बात करें, हमने NADH दिया
साथ में हाइड्रोजन दिया, क्योंकि NaDH प्लस हाइड्रोजन होता है, 3 ADP और 3 फॉस्फेट ग्रुप भी दिए, ठीक है। साथ में हमने इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दी, हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसने हमें क्या दिया, इसने हमें NAD दे दिया, NAD के साथ हमें 3 ATP दिए, 3 ATP के साथ हमें इसने वाटर का मॉलिक्यूल दिया। सो ये इक्वेशन है रेस्पिरेटरी चेन में जो होने वाली फॉस्फोरिलेशन है। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की इक्वेशन, ये काम जो हुआ है ना, देखें NaDH आया, मैंने लिख दिया, 3 ADP और फॉस्फेट आ रहे हैं, लिख दिए, ऑक्सीजन आ रही है, लिख दी। बन क्या रहा है, NAD बन रहा है, 3 ATP बन रहे हैं और एक वाटर बन रहा है। जो बन रहा है वो इक्वेशन के बाद में लिख दिया प्रोडक्ट के अंदर। सो दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये कहाँ, ये रिपीट कर रहा हूँ, ये होता कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। इसमें इन्वॉल्व कौन से कैरियर हैं, ये सारे, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, A, A3 एंड पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल पूरा F0 और F1 पर मुश्तमिल है। F0 मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड है, F1 बाहर है। हाइड्रोजन आयन इसमें से गुजरते हैं और ये बिल्कुल ATP सिंथेस का काम करता है, और ये बिल्कुल वही केमियोस्मोसिस है जो फॉस्फोरिलेशन हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ी थी। बस फर्क ये है कि वो फॉस्फोरिलेशन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक थी, ये वाली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल वो जो हमने पहले ग्लूकोज वगैरह की करवाई हैं, वो सारी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन थी, ठीक है। सो इसमें जो मैंने आपको वैल्यूज बताई हैं, ये सारी, कितने ATP बने, कितने NaDH बने, एक NaDH से कितने ATP बने, ठीक है, और कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कितने ATP बन रहे हैं, ये सारे कितने वाली जो चीजें हैं ना, ये सारी आपके MCQs में पूछी जाएंगी। बाकी टेस्ट होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 36 ATP जी बिल्कुल। ATP कितने बनते हैं इनको हम इंशाल्लाह कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको पता है कुछ बच्चे मुझे गोली मार देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कल की क्लास ऑफ है? नहीं बेटे, आई डोंट नो ऑफ है कि नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना? मैंने रिपीट कर करके भी आपको बता दिया है। बाकी MCQs में जब आप लोगों के टेस्ट होंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। वर्कशीट्स भी मैंने इसकी अपलोड की हैं, तो रेस्पिरेशन की मैं दोबारा क्लियर अपलोड कर दूंगा। आपको वर्कशीट से भी अंदाजा हो जाएगा किस तरह के MCQs आएंगे, ठीक है। सो मैंने फाइनल आज मैंने ग्लूकोज से लेके ये चीजें बनाई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट ऑक्सीडेशन में भी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड क्रैब साइकिल में भी बनी, वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, और ATP तो ग्लाइकोलिसिस से लेके अब तक बनते ही चले आ रहे हैं। लिमिटेड स्क्रीनशॉट ले लें, कौन क्या खुद नोट किया कि नहीं, ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। वो क्या नाम था उसका, शकीला बेटे आप शाम को लेक्चर दोबारा लीजिएगा, क्योंकि एंट्री टेस्ट में तो इससे भी ज़्यादा पढ़ाया जाता है, मैंने फिर भी कम पढ़ाया है। तो बच्चों मिलते हैं कल, अगर आपकी क्लास हुई नहीं हुई तो फिर अल्लाह मालिक है। कल तक के लिए जो है ना अपना ख्याल रखें। कैलकुलेट ATP मैं आपको करवा के दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें।